लोग जो हैं सहमत भी हो गए। क्यों सहमत हो गए? क्योंकि लोगों के पास आंकड़े नहीं हैं। तो जब आंकड़े नहीं होते हैं तो आप बहुत मजबूती से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अगर आप बातचीत करें तो प्लीज़ ना करें। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक निबंध है, फ्रॉम मिलियंस टू फ्रैक्शंस, फ्रॉम मिलियंस टू फ्रैक्शन। राउंड टेबल इंडिया नाम की एक वेबसाइट है, अम्बेडकरी वेबसाइट है, आप उस पर ये ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पढ़ सकते हैं। जब उन्होंने साइमन कमीशन के सामने जब उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने उसके पहले जो आंकड़े थे, मतलब साइमन कमीशन के पहले जो भी कास्ट वाइज आंकड़े थे, उन आंकड़ों को रखते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि देखिए लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं वो उस समय तो एक्स नहीं हुए थे, एक्स अनटचेबल तो आज़ादी के बाद हुए थे, लगभग इतने 50 मिलियन लोग लगभग कॉलोनियल सेंसस के मुताबिक अनटचेबल ग्रुप से हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसके आधार पे पूरा वो टेबल वगैरह बना के उन्होंने किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, सेंसस कमिश्नर्स के जो रिपोर्ट है उसके आधार पे एक बहुत ही अच्छा निबंध तैयार किया, जो एक एविडेंस के रूप में, एविडेंस सबूत के रूप में कमीशन के सामने प्रस्तुत किया, कॉलोनियल कमीशन के सामने, और कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है 27%, तो बहुत सारे लोग ना उसी में बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी जनसंख्या है। इसीलिए जाति जनगणना होना, और ख़ास तौर से ओबीसी की जनगणना होना, क्योंकि एससी और एसटी के आंकड़े तो हैं हमारे पास, ओबीसी के आंकड़े नहीं हैं। हालांकि इसमें और भी कई सारे मामले हैं, लेकिन सिर्फ ओबीसी का ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि जितनी भी जातियाँ हैं सबकी अगर जनगणना हो और सबके ऑक्यूपेशन, सबके सिविक कंडीशन, सबके एजुकेशनल स्टेटस के बारे में अगर जानकारी मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि कौन ओवर रिप्रेजेंटेड है और कौन अंडर रिप्रेजेंटेड है। हम तो ये आकलन कर रहे हैं, ये हमारा एस्टिमेशन है कि ये इतने लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं और इतने लोग अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। हमें पता है, टैसिट नॉलेज है हमको, मतलब एक जो सामाजिक सच्चाई है उसका ज्ञान हमको है, लेकिन एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सरकारों के पास या हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। हम लोग बहुत ही डेटेड, आप समझिए कि एक 100 साल से थोड़ा सा ही कम पुराना एक आंकड़ा है जिसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो आज के समय में क्या सिविक कंडीशन है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम रिप्रेजेंटेशन और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के लिए एविडेंस प्रस्तुत कर सकें। खैर, दूसरा मामला, भारतीय समाज में जो कि जाति आधारित समाज है, जनगणना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये एक ऐसा समाज है जो हायरार्की में मानता है, जो मानता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ऊपर है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी उससे नीचे है, ये उससे नीचे है। हम लोग हायरार्की में मानने वाला समाज हैं। जब जनगणना होती है तो जनगणना जो है वो साइंटिफिक होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डेटा और स्टेटिस्टिक्स, मॉडर्न स्टेटिस्टिक के आधार पर किया जाता है। तो ये जो जनगणना है वो आपको ये समझाता है एक प्रकार से कि आप हायरार्की को, हम हायरार्की को नहीं मानेंगे। हम हर इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी उम्र का हो, हम उसको गिनेंगे। यानी हर व्यक्ति को गिने जाना इम्पॉर्टेंट है। ये जनगणना एक आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करता है, क्योंकि एक ऐसा समाज जो जाति आधारित है वहाँ हर व्यक्ति गिना जाए, व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है। ये बात बहुत आसानी से आपके कॉग्निशन में नहीं बैठेगी, क्योंकि व्यक्ति एक मॉडर्न आइडिया है। मतलब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाना चाहती हूँ कि जब शुरुआती जनगणना हुई थी उस दौरान जो आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि तमाम लोगों के ठीक ठीक से नाम भी दर्ज नहीं है, स्पेशली महिलाओं के, क्योंकि महिलाएं व्यक्ति के रूप में गिनी नहीं जाती थीं। मतलब एक इंडिविजुअल होना, इंडिविजुअल का अपना राइट होता है, इंडिविजुअल अपने आप में एक संपूर्ण यूनिट होता है, ना कि वो एक भीड़ का हिस्सा होता है, ना कि उसको एक हम रेशियल दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, उसके सिविक कंडीशन देखे जाने ज़रूरी हैं। ये आइडिया जनगणना प्रोपेगेट करता है। तो आप पाएंगे कि जब शुरुआती जनगणनाएं हुई थी उसमें महिलाओं के असली नाम तक
रिकॉर्डेड नहीं है। राम अवतार के माई तो फलना की पत्नी। तो आप ये समझिए कि महिलाओं के नाम दर्ज होने लगे, निम्न जातियों के नाम दर्ज होने लगे, उनको व्यक्ति समझा जाने लगा जनगणना के आइडिया के आने के बाद, क्योंकि हमें व्यक्तियों की तरह नहीं देखा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये बात पर काफ़ी ज़ोर दिया है, अंडरलाइन किया है कि एक व्यक्ति के रूप में SC ST OBC समाज के व्यक्ति को उभरने में बहुत समय लगा है, और जाति समाज में आज भी उसको व्यक्ति नहीं समझा जाता है, उसको भीड़ या उसको एक प्रकार से एक रेशियल स्टॉक की तरह देखा जाता है। तो अब अस्तित्व, हर व्यक्ति का अस्तित्व है, ये जनगणना जो है वो एक प्रकार से तय करती है, रिकॉर्ड करती है, और आप दर्ज होते हैं। दर्ज होना एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। दूसरी बात मैं ये जो कहना चाहूँगी कि ये जो सेंसस का एक्सरसाइज है, एक तो ये होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा इसका डिसमिनेशन यानी प्रसार बहुत ज़रूरी है। सेंसस एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सार्वजनिक है। तो आप समझ रहे हैं कि अब इनफैक्ट ऐसे समय में हम लोग हैं, यानी लिबरलाइजेशन के युग में हैं, जब आंकड़े जो हैं प्राइवेट होते हैं। आंकड़ों को जो है जारी करना और आंकड़े समाज को दे देना बहुत आसानी से एजेंसीज नहीं करना चाहती हैं। आंकड़ों को एक्सेसिबल बनाने का काम बहुत आसानी से नहीं करना चाहती हैं। लेकिन चूंकि सेंसस जो है 1948 के एक्ट के तहत और 1990 के रूल्स के तहत किया जाता है, संवैधानिक है, इसलिए इसके आंकड़ों को जारी करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, किसी भी सरकार की, चाहे उस समय कोई भी पार्टी की भी सरकार हो। चूँकि ये पूरी तरह से संवैधानिक और वैधानिक है, इसीलिए इस आंकड़े को कोई छुपा नहीं सकता। इस आंकड़े को पब्लिक को देना, पब्लिक के सामने रखना, ताकि पब्लिक उसके आधार पर अपने लिए एविडेंस तैयार कर सके, रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सके, NCBC कमीशन के पास जा सके, SC कमीशन के पास जा सके। तो आप ये समझिए कि इन आंकड़ों का डिसमिनेशन बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सन 2011 में जब ये बात हुई कि जाति जनगणना अलग से कराई जाएगी, जो मेन जनगणना है उसके साथ नहीं कराई जाएगी, तो उसकी संवैधानिक लेजिटिमेसी ख़त्म हो गई, क्योंकि 2011 में जो मेन जनगणना हुई वो तो रूटीन जनगणना की तरह कर दिया गया। उसके बाद फिर अलग से एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया, जिसके आंकड़े आज किसी के पास हैं, किसी के पास नहीं है। सिर्फ ST SC के जो आंकड़े हैं 1948 के एक्ट के अनुसार जो गिने जाते हैं, वही आंकड़े आपके पास है, क्योंकि उसी को देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो अगर जनगणना के एक्ट के तहत जनगणना नहीं होती है, तो उसका पब्लिक डिसमिनेशन और पब्लिक तक उस आंकड़े का रीच और एक्सेस भी नहीं होगा। इसीलिए जनगणना बाकायदा संवैधानिक जनगणना को ही माना जाना चाहिए, और तभी वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगा और हमारे लिए वो किसी न किसी प्रकार का एविडेंस का काम कर सकेगा। जी बिल्कुल है, हर नागरिक का अनिवार्य है। आपको इस पे, अगर आपका इस पे कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप बताइए, मतलब आपको क्या डाउट है कि ये जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। हम और आप यहाँ साथ में बैठे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखिए, जो ये एक सोशल क्लास बनने की बात है, हम लोग सब अलग अलग, तमाम अलग अलग जातियों के लोग हैं। कोई अहीर है, कोई कुम्हार है, कोई अन्य जातियों का है, लेकिन सब यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको किसी न किसी आंकड़े का सहारा है ना। कोई SC सूची है उनके पास, कोई ST सूची है उनके पास, कोई OBC सूची है उनके पास, किसी न किसी प्रकार का आंकड़ा है उनके पास, जिसके आधार पर वो संगठित हुए हैं। नहीं तो वो संगठित कैसे होते? तो आप देखिए कि ये जो आंकड़े हैं आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम इकट्ठा हो सकते हैं, हम अपने जो स्पेसिफिक कास्ट डिफरेंसेस हैं उसको भुलाकर हम सोशल क्लास बन सकते हैं, जाति से जमात बन सकते हैं। जमात बनना किसी भी प्रकार के सोशल चेंज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि वो जो तमाम आंदोलन हो रहे हैं, स्पेशली जब OBC के लोग आंदोलनों में भागीदारी करते हैं, तो आप देखिएगा कि सबको कहानी चाहिए होती है, सबको कोई ना कोई मतलब नैरेटिव चाहिए होता है कि हम कौन थे।
तो आप देखेंगे कि ओबीसी समाज में और दूसरे भी मतलब तमाम बहुजन समाजों में आप ये पाएंगे कि लोग मिथकों में बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं कि हम राजा थे तो हम बहुत इम्पॉर्टेंट कोई व्यक्ति थे इतिहास में। मुझे लगता है ये बहुत ही डेंजरस सोच है, क्योंकि ये जो पास्ट ग्लोरी है उसके आधार पे आप अपने लिए डेवलपमेंटल गोल तैयार नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंटल गोल ये मिथकों के आधार पे तैयार नहीं होगा, आंकड़ों के आधार पे तैयार होगा। तो अगर कोई ओबीसी ये बोलता है कि हम फलाने देवता के वंशज हैं और बाकायदा वो देवता की पूजा करके और उनका ही आइकन लगा के और मोबिलाइज करने की कोशिश करता है, वो मॉडर्न मोबिलाइजेशन नहीं है, वो अल्टीमेटली मिथ मेकिंग है और आप मिथकों में ही फंसे रह जाएंगे। और अगर आप राजा महाराजा या फोकलोर के हिसाब से मोबिलाइज हो रहे हैं तो आप ये सोचिए कि उनमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, उनमें मॉडर्न वैल्यूज़ नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी किसी भी प्रकार के मिथक के आधार पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं रखा है, लॉयर थे, उन्होंने आंकड़ों के आधार पे आर्ग्यूमेंट रखा है। तो जब तक ओबीसी को ये जानकारी नहीं होगी कि उसके यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने मैट्रिकुलेट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, उसके समाज में कितने महिलाएं ग्रेजुएट हैं, कितनी महिलाएं नौकरियों में हैं, उसके समाज का सिविक कंडीशन क्या है, यानी कि वाटर सोर्स के वो नज़दीक हैं या दूर रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं कि पक्के मकान में रहते हैं, उनके घर के आसपास रोड है कि नहीं है, वो सरकारी नौकरियों में, संसद में, शिक्षा में है कि नहीं है। जब तक उन्हें ये जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वो पास्ट ग्लोरी में रहेंगे कि नहीं हम फलाने भगवान के वंशज हैं या फलाने राजा के वंशज हैं। लेकिन उससे डेवलपमेंट का गोल अचीव नहीं होगा। डेवलपमेंट का गोल तभी अचीव होगा जब उनको उनके समाज की सामाजिक आर्थिक सच्चाई के बारे में, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सच्चाई के बारे में पता चलेगा। और वो पता कैसे चलेगा? आंकड़ों के आधार पर। तो सेंसस एकमात्र ऐसा, बाकी सारा जो डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है वो सैंपल सर्वे के आधार पे होता है, यानी कि उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुना जाता है। सेंसस एकमात्र ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हर व्यक्ति से, आपसे भी और आपसे भी और मुझसे भी, सबसे पूछा जाएगा कि हमारा सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टेटस क्या है। तो आप ये समझिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे हम मिथकों का खंडन कर सकते हैं। क्योंकि मिथक मुझे लगता है महिलाओं के लिए तो सबसे ही बुरे हैं, क्योंकि मिथकों के आधार पर अगर मान लीजिए कि हम ये मान लें कि मैं जिस जाति की हूँ उस जाति का कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राजा था, तो मैं उसको लेकर, उस तथ्य को लेकर, उस नैरेटिव को, उस कहानी को लेकर मैं क्या करूँगी, उसको कैसे मैं आधुनिक डिमांड में तब्दील करूँगी। उस राजा की पत्नी या बीवी या माँ होने का अर्थ क्या है? कुछ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। वो आपको फुल इंडिविजुअल बनाने, फुल सिटीज़न बनाने की क्षमता नहीं रखता है वो नैरेटिव। लेकिन अगर मुझे ये पता चलेगा कि हाँ ये आंकड़े हैं इस जाति के, इस जाति में केवल इतने ही मैट्रिकुलेट हैं, इतने ही ग्रेजुएट हैं और पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप मिलती है, तो मैं उस फेलोशिप को अवेल करने की कोशिश करूँगी। मुझे ये पता चलेगा और ये फेलोशिप बढ़ेगी तो कल और लड़कियां इस फेलोशिप को अवेल करने की कोशिश करेंगी, बड़ी संख्या में जेआरएफ की मांग होगी, बड़ी संख्या में नौकरियों में आरक्षण की मांग होगी, तब हम फुल इंडिविजुअल और सिटीज़न बन पाएंगी। नहीं तो हम अर्ध नागरिक रहेंगे या नॉन नागरिक रहेंगे। केवल किसी मिथकीय राजा की पत्नी या बेटी बन के हम खुश नहीं हो सकते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस वी हैव डेटा हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। आपने सवाल पूछा है, आज की बात नहीं है। इनफैक्ट आप पाएंगे कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसे है फ्रॉम मिलियंस टू फ्रैक्शंस, उस ऐसे में वो उसका लिंक मैं भेज दूंगी आपको और आप सर्कुलेट कर सकते हैं ग्रुप पे। उस ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी बताते हैं कि 1901, 1911 और 1921 तक जब तमाम जातियां गिनी जा रही थीं और उनको जानकारी मिल रही थी कि कितने दलित हैं, कितने दूसरे जातियों के लोग हैं, तब कभी भी सवर्ण जनता को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन सवर्ण जनता को आपत्ति तब होनी शुरू हो गई जब उनको ये समझ में आने लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग उठेगी और एक जो मेजॉरिटी तैयार हो रही है, उस मेजॉरिटी में इतनी बड़ी जनसंख्या जो है अलग हो जाएगी। इनफैक्ट आज़ादी के बाद फिर 1941 में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर आ गया और इस वजह से 1941 में वो जनगणना हो ही नहीं पाई और 1951 की जनगणना के समय हम आज़ाद हो चुके थे। तो जब आज़ाद हो गए तो सरकारों ने ये सोच लिया, ये एकदम शुरू की समस्या, ऐसा नहीं कि आज की समस्या, एकदम शुरू से, मतलब जैसे ही यहाँ के सवर्ण नागरिकों को समझ में आया कि ये गिनती की वजह से लोगों का केस मजबूत होगा, लोगों को समझ में आ जाएगा कि उनका संख्या बल बहुत ज़्यादा है
और वो अलग अलग कमीशन के सामने और सरकारों के सामने अपनी मांग रखेंगे, तब से ही इसका विरोध शुरू हो गया। तो 1921 के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया। इनफैक्ट 1901 में भी रिप्रेजेंटेशन दिया सवर्णों की जातियों को मत गिनिए, आप ना जातीय पहचान को कंसोलिडेट कर रहे हैं और लोगों को बेसिकली उनके जातीय पहचान में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो सवर्णों ने देना शुरू कर दिया, क्योंकि सारी सत्ता, सारे संसाधन, कॉलोनियल समय की भी सारी नौकरियां, कोर्ट हो, पुलिस हो, आर्मी में बस धीरे धीरे मतलब कुछ एक लोअर कास्ट जातियों की भर्ती हो गई। अन्यथा आप देखेंगे कि जितनी भी नौकरियां थी, मॉडर्न नौकरियां थी, कॉलोनियल सैलरीड जॉब्स थे, वो सभी सवर्णों के पास ही थे। तो इसीलिए जब उनको पता चलने लगा कि ये गिनती के आधार पर, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उदाहरण दे दिया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक प्रकार से ये दलितों के लिए एक बहुत बड़ा केस रेडी कर लिया था। ऑलमोस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल करने के कगार पे पहुंच चुके थे। अल्टीमेटली रिजर्वेशन तो पा ही लिया। तो यही जो मेमोरी है लोगों की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई। फिर बाद में जब आज़ाद हो गया भारत, तो ये हो गया कि नहीं, अब हम आज़ाद हो चुके हैं तो हम इस चीज़ को इग्नोर करके सबको बराबरी के साथ रिसोर्स का बंटवारा करेंगे, पर वैसा तो हुआ नहीं। तो धीरे धीरे जनता को ये समझ में आने लगा कि ऐसा हो नहीं रहा है, संसाधनों का बराबरी से बंटवारा नहीं हो रहा है। जो कॉलोनियल समय में जिनको नौकरियां मिली थी, उन्हीं की अगली पीढ़ी को भारत आके आज़ादी के बाद भी उन्हीं को नौकरियां मिल रही हैं और किसी को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एसटी एससी ओबीसी को नौकरियां बहुत कम, और ओबीसी को तो नौकरियां मिल ही नहीं रही थी। आप पाएंगे कि जो बहुत ही मजबूत घरों के होंगे, 2-4-10%, 10 बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, उन्हीं को मिल रही होंगी, महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए आज भी मतलब 75 सालों से कोई भी ऐसा गवर्नमेंट नहीं रहा है जो कि फुल्ली कमिटेड है, जो कि पूरी तरह से चाहता है कि ऐसा हो। क्योंकि आप पाएंगे कि लोअर कास्ट का जो राजनीति है वो 80 के दशक वगैरह में ही बहुत तेज़ हुआ है, उसके पहले नहीं रहा है। में अलग अलग प्रेसिडेंसी के आपको आंकड़े मिल जाएंगे। ये मिलियंस टू फ्रैक्शंस जो ऐसे है, उसमें बंगाल, बिहार, मद्रास, जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ हैं उनके आपको आंकड़े मिल जाएंगे और उसमें आपको सोर्स का ये नाम भी मिल जाएगा। और 1931 का अगर आप डेटा देखेंगे जो कि उपलब्ध है, जो कि आर्काइव्स में भी है, उसमें आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे कि नमोशूद्रा की कितनी जनसंख्या थी तो किसकी कितनी जनसंख्या थी। इनफैक्ट वही आंकड़े हर जगह कोट होते हैं। कोई भी रिसर्चर जो जाति पे रिसर्च कर रहा है वो वही 1931 के सेंसस को ही खंगाल कर उसके डेटा को प्रस्तुत करता है। बहुत बड़े राइटर किताब में उत्तर लिखा है, नमोशूद्रा का है, गौपाल है। हाँ, हम उसका पूछा फोन करते हैं। हाँ, आप ये डाटा किससे पूछा से हमारा कोई डॉक्टर से बात नहीं, वो बोला और दूसरा किताब से पढ़ा, उससे हम लिखा। हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट रेफरेंस से कोई दे नहीं पाया। हाँ नहीं, गवर्नमेंट रेफरेंस, हाँ 1931 का सेंसस ही है। इनफैक्ट पार्था चैटर्जी, मिनिस्टर नहीं, जो स्कॉलर हैं वो, और इसके अलावा जितने भी हैं, शेखर बंदोपाध्याय ने, जिन्होंने वेस्ट बंगाल में कास्ट पे, जो हिस्टोरियन हैं किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, उनकी अभी एक लेटेस्ट बुक आई है कास्ट इन बंगाल, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उसके फुटनोट्स में और रेफरेंस लिस्ट में सबने 1931 का ही सेंसस कोट किया हुआ है। और उसके अलावा जिन्होंने उस सेंसस के आधार पे किताबें लिखी हैं, कई लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल सोर्स पे नहीं जाकर वो सेकेंडरी सोर्स को साइट करते रहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी के आधार पे काम कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग डेटा है, यानी जो आपके पास पुराने सेंससेस हैं, और इसके अलावा जो अलग अलग राज्य हैं, यानी कि केंद्रीय स्तर पे तो आपको बहुत डेटा नहीं मिलेगा, पर अलग अलग राज्यों के स्तर पे डेटा एक्सरसाइजेज होते हैं, सैम्पल सर्वेज होते हैं, उसके आधार पे अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मोबिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि केंद्रीय स्तर पे भी डेटा मिले। तो हाँ, एग्जैक्टली।